है ना, पढ़ना है हमें विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है, अशुद्धि शोधन पढ़ा दिया ना, अब पढ़ा दिया। अब देखो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। ठीक है, तो अगर जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? रुक लेते हैं। या हमारा कोई वाक्य लंबा हो तो हमें क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। तो जब रुकना पड़ता है तो उसके लिए एक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। यानी बोलते वक्त जब व्यक्ति बोल रहा होता है तब तो वो रुक जाता है, अपने भाव प्रकट कर देता है अपने मुंह से या अपने हाव भाव से। लेकिन जब लिखते समय अपने हाव भावों को प्रकट करना है या उसे रुकना है, कि ये दर्शाना है कि यहाँ पर अगर इस बात को पढ़ेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे तो उसको रुक के लिखेंगे, या वाक्य पूरा नहीं हुआ है या कोई विशेष बात बतानी है तो उसको प्रकट करने के लिए क्या बताएंगे? विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? देखो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह सबको आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि विराम चिन्ह देखो, विराम चिन्ह में पूर्ण विराम सबको पता है, ये एक डंडा होता है। अर्ध विराम में एक ऊपर बिंदी नीचे कोमा होता है। अल्प विराम एक कोमा, जिसे आप अर्ध विराम उल्टा क्या कर दिया? ये अल्प विराम में कोमा ही बताया है तो मैंने, अल्प विराम में मैंने कोमा बताया, तूने उल्टा पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा देखो, प्रश्न सूचक चिन्ह में इस प्रकार का चिन्ह है, वो प्रश्न का बोध कराता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में एक डंडा और नीचे बिंदी, और उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार के होते हैं। देखो, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकल उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकल उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह होते हैं, उसमें सीधा एक डैश आता है जो योजक चिन्ह होता है। ठीक है, जो जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, विवरण चिन्ह में योजक चिन्ह जैसा ही चिन्ह लिखता है, लेकिन उसमें ये दो बिंदी हो रह जाती है। आगे कोष्टक चिन्ह, कोष्टक किसी बात को विशेष दर्शाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ऐसे। तो ये हंसपद चिन्ह है, ये निर्देश चिन्ह है, और ये लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह किसी बात की क्या बताया जाता है? लाघव किसी बात, किसी शब्द को छोटा करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है? छोटा करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं पंडित लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिख के क्या कर देंगे? उसको लाघव चिन्ह लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है? पंडित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में निशान बता दिया, ये वाला है। और इसमें देखो, इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंत में, यानी पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है, हमारी कभी बात का पूरा अर्थ हो जाता है, तो हम वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य कहीं पर भी जहाँ पर पूरा होता है, हर वाक्य के पूरा होने पर वहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। जैसे देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, बात खत्म हो गई और पूर्ण विराम आया। अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम से पहले, यानी हमारी बात समाप्त भी नहीं हुई हो और थोड़ी लंबी हो गई हो,
ठीक है, पूरी बात भी ना हुई हो और लंबी हो गई है, हमें विराम करना है तो हमें अर्ध विराम का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो, जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। यहां पर बात समाप्त हो गई, पूर्ण विराम आ गया, लेकिन ये बात समाप्त नहीं हुई है, यहां पर क्या हो गया, अर्ध विराम आ गया। अब देखो, कल मेरे मित्र आए, कल मेरे मित्र आए, बात समाप्त नहीं हुई। हम घूमने गए, तो अब भी समाप्त नहीं हुई, हमने बहुत मजे किए, यहां पर बात समाप्त हो गई। तो समाप्त होने पर क्या आता है, पूर्ण विराम, और पूरी बात समाप्त नहीं हुई है तो आधी समाप्त होने पे क्या आता है, अर्ध विराम। और हमें कहीं थोड़ा रुकना है, क्या करना है, थोड़ा रुकना है। थोड़े को ही क्या कहते हैं, अल्प कहते हैं। तो अल्प विराम आएगा। अल्प विराम आप सबको पता है कि ये कोमा के रूप में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अल्प विराम कहाँ पर आता है, अल्प का अर्थ सबको पता है, बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े, या पढ़ते या बोलते समय में थोड़ी देर के लिए रुकना है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच में भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, एक ही तरह के दो शब्द, जैसे राम श्याम और मोहन लिखेंगे तो राम श्याम दो व्यक्ति एक साथ हैं, दो, वहां पर राम और श्याम के बीच में क्या आएगा, कोमा आ जाएगा। जैसे देखो, मेज पर आलू केला और अमरूद रखे हैं, रवि इधर आओ, तो रवि को बुलाने के लिए यहां पर हम विस्मयादिबोधक, अगर हम जोर से बुला रहे हैं उसको बोलने के लिए या संबोधन के लिए बुला रहे हैं तो यहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, और अगर हम सामान्य रूप से बुला रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, कॉमा आएगा, अल्प विराम आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्न सूचक, सबको पता है प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले शब्द नहीं चिन्ह, प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले क्या चिन्ह क्या कहलाते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। एक ही चिन्ह है, सबको पता है ये वाला चिन्ह है, और प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग उस वाक्य के अंदर होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पता है कौन से, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसमें होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह से पहले होता है। अच्छा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहां हम हमारे भावों को प्रकट करने के लिए, हमारे भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे देखो, हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए या संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक। जैसे अरे कहाँ चल दिए, छी छी इतनी गंदगी है, यहाँ पर क्या है, ये घृणा है, क्या है, घृणा है, ये क्या है, संबोधन है, यहाँ पर संबोधन है। शाबाश, यहाँ पे हमें खुशी है और आशीर्वाद भी है, एक तरह का खुशी, या खुशी के लिए हम शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए हम विस्मयादिबोधक। अगला है उद्धरण चिन्ह। देखो, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसको हम एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा कह दो चाहे इन्वर्टेड कोमा कह दो। ठीक है ना, तो देखो, जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो किसके लिए काम में आता है, ऐसे वाक्य जहां पर किसी की कही हुई बात को ज्यों की त्यों लिखनी हो। क्या लिखनी हो, किसी की कही हुई बात को ज्यों की त्यों जैसी उसने कही है वैसा का वैसा लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान।
यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ काव्य कृति है। अब हरिवंश राय बच्चन पता है कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, ये थे, इनकी एक कृति है, एक कविताएं लिखी हुई है जिसमें उसको, इसका नाम है मधुशाला। ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन इनकी काव्य कृति है। काव्य पता है क्या होते हैं? जो कविताएं लिखी होती है उससे कहते हैं काव्य। ठीक है, तो काव्य कृति यानी काव्य रचना है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा को नाम, उपनाम और किसी पुस्तक के नाम विशेष पर बल देने के लिए भी किया जाता है। नाम विशेष पर बल देने के लिए कैसे? कि हम एक निबंध लिख रहे हैं और वो निबंध हमने कहाँ से लिखा है, वो हमने कहाँ से लिखा है, उस पुस्तक का नाम लिखना है, उस पुस्तक का नाम लिखना है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। जैसे आप प्रसंग लिखते हैं, हिंदी में व्याख्या करते समय प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे तो हम पुस्तक का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं कि ये पाठ किसने लिखा है। तो उस समय लेखक और पुस्तक के नाम के ऊपर क्या आएगा? सिंगल इन्वर्टेड कोमा आएगा। ठीक है, आगे देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देखो योजक चिन्ह तो होता है छोटा और निर्देश चिन्ह क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। और योजक जोड़ने का काम करता है और निर्देश चिन्ह है वो निर्देश देने का काम करता है कि जो आपने लिखा है वो आगे है। अब देखो दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने और युग्म शब्द, युग्म यानी जोड़ा। ठीक है, जो अगर कहीं युग्म शब्दों को लिखना है तो हम जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल चावल, ऐसे शब्दों को लिखते हैं तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो, मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। तो दिन रात और माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक प्रकार के जैसे शब्द हैं, जैसे लाभ हानि, शुभ लाभ, तो इस प्रकार के शब्दों के बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। ठीक है, देखो विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये दो डॉट लगते हैं और डैश लग जाता है, यानी योजक चिन्ह को विवरण चिन्ह के साथ लिख देते हैं। तो क्या ये दो डॉट के साथ में लिख दिया तो क्या बन जाएगा? निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह बन जाता है। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए, निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन प्रमुख भेद होते हैं। यहां पर देखो ये विवरण चिन्ह है, ये ऐसे लगा करके हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन भेद है, बातें नहीं। अगला देखो कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी तीन तरह से होता है। किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, पद यानी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है। ठीक है, तो दिन का अर्थ स्पष्ट, ये पद है, कोई भी वाक्य में प्रयुक्त पद है, उसका अर्थ दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। क्रम का बोध कराने के लिए, जैसे ए, आ, 1, 2, 3, इनके लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। नाटक में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे राहुल, क्या हम अपने एकांकी पाठ पढ़े थे? एकांकी पढ़ा था ना, वो उसमें वो गुस्से से बोलता है, जोर से बोलता है, तो वो एकांकी में ये चीज दर्शाने के लिए कि वो किस एक्सप्रेशन से, किस भाव से बोल रहा है, तो वो साथ में लिखना है। दुख से, रोकर, ऐसे लिखते हैं, उसे कहते हैं। यहां पर क्या होगा?
कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होगा। एक जगह और होता है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कि हम कोई चीज किसी चीज के अंदर है उसे दर्शाने के लिए भी क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यहां पर लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं तारानगर चूरू, तो इसका मतलब कोष्टक के अंदर वो जो चीज है ना, ये जो तारानगर है ये चूरू के अंदर है। तो इस कोष्टक का अर्थ क्या हो गया कि कोष्टक में जो चीज आई है उसी के अंदर ये क्या है, तारानगर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही हम कई बार लिखते हैं, कोई हमने पाठ का नाम लिख दिया, ठीक है, पाठ का नाम लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया पुस्तक का नाम, जैसे आपकी पुस्तक है बसंत, है ना। अब पाठ का नाम लिख दिया, यहां पर पाठ का क्या आ गया, नाम, और नाम के बाद में बसंत लिखा है, मतलब ये जो इस नाम का जो पाठ है वो कहां पर होगा, वसंत पुस्तक में है। ठीक है ना। आगे देखो, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह क्या है कि कहीं पर हम शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो उस शब्द को लिखने के लिए हमें एक चिन्ह दिया गया है जो त्रुटि पूरक चिन्ह कहलाता है। उसको हम इस प्रकार से निर्देशित करते हैं, और जिस स्थान पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगा है उसके ऊपर, यानी यहां पर हम वो शब्द लिख देंगे। यहां पर जो हमारा शब्द छूट गया, ये निशान तो कहां लगाएंगे, जहां पर शब्द लगाना है, और उसी के ऊपर हम यहां ये शब्द लिख देंगे। जैसे देखो, सुदीप अच्छा लड़का है, सुदीप यहां पे बहुत लगाना था, तो हमने क्या है, यहां पर ये लगा करके और यहां बहुत लिख दिया। ठीक है, हमेशा ये ऊपर ही आता है, नीचे नहीं आता है। हम क्या करते हैं, कई बार ये ऐसे करके नीचे जगह है तो नीचे लिख देते हैं और ऊपर जगह है तो ऊपर लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना होता, यहां पर क्या होता है, ऊपर का ही निशान होता है। ठीक है, हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। जैसे नीरा कल आएगी, अब कल यहां पे लिखना था और ये त्रुटि पूरक चिन्ह से यहां पर स्पष्ट हो गया कि यहां पर ये कल लिखना था। ठीक है ना। अब देखो, इसी प्रकार का एक और चिन्ह होता है, ऐसे लगता है। इस स्टार का मतलब यह है कि कोई पंक्ति हम लिखना भूल गए हैं, क्षतिपूरक चिन्ह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्षतिपूरक चिन्ह। क्षतिपूरक चिन्ह, क्षतिपूरक चिन्ह क्या होता है, देखो क्षति की पूर्ति करता है। यहां पर हम पूरी लाइन यहां लिखना भूल गए, ठीक है, और जगह नहीं है यहां पर वो लाइन लिखने की, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इतनी जगह तो है कि ये निशान लग जाए। ठीक है, तो ये हम ये यहां पर ये क्या कर देंगे, ये निशान लगा देंगे, और ये निशान हम जहां पैराग्राफ खत्म हो रहा है, हमें जहां जगह मिली वो ही निशान यहां पर लगा करके, वहां लगा के, और ये लाइन वहां पर लिख देंगे, नीचे नीचे लिख देंगे उस पैराग्राफ के। तो जहां भी ये निशान मिलेगा, जो आपको किताब है या बुक है जो चेक कर रहा है या पढ़ रहा है, उस पुस्तक के पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा कि ये जो निशान है, इसकी लाइन है वो नीचे मिलेगी, और नीचे नीचे वो लाइन इस निशान के पास में पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद में पता चल जाएगी कि इस जगह ये लाइन आनी चाहिए थी। ठीक है ना। इस प्रकार से क्षतिपूरक चिन्ह लगाया जाता है। आगे देखो, निर्देशक चिन्ह। कथन, किसी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है कथन, उद्धरण या संवाद में
उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने के लिए किया जाता है। यानी जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण के आगे जो डैश लगाते हैं ना, वो क्या है? विवरण चिन्ह है। कि राम बोला मैं बेईमानी नहीं कर सकता, अध्यापिका ने कहा आप अपनी किताबें खोलिए। अब देखो यहां पर अगर अध्यापिका ने ऐसे का ऐसे ही कहा है और उस बात को वैसे का वैसे ही लिखना चाहते हैं, तो ये चीज यहां पर क्या आएगी? इन्वर्टेड कोमा आ जाएगी। लेकिन इस बात को उन्होंने किसी और तरीके से या और वाक्य के हिसाब से कहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये निर्देश चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह आपको पता है कि जैसे पंडित मैंने बताया, डॉक्टर, डॉक्टर, सुनील कुमार जैन लिखा हुआ है, तो हाँ यहां पे डॉक्टर सुनील कुमार जैन, अब यहां पे डॉक्टर सु कु और जय लिख दिया और यहां पे हमने लाघव चिन्ह लगा दिए, तो ये इससे मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर सुनील कुमार जैन है। ठीक है ना। यहां पे हम ये लाघव चिन्ह तभी लगा सकते हैं जब हमें उस शब्द का जो पूरा भावार्थ है वो पता हो। जैसे आप लोग लिखते हो ना, वैसे तो हिंदी में नहीं लिख, वो इंग्लिश में लिखते हो आप लोग, ये तो कोई नहीं लिखता, ये आप लिखते हो पी टी और ओ। कृपया पृष्ठ उल्टें, इसका मतलब है प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, कि आप पेज को पलटे, आप खाली जगह छूट गई है, तो उसके लिए हम लिखते हैं कृपया पृष्ठ उल्टें। तो ये पूरी बात, पूरे शब्द हमें नहीं पता, मतलब ना लिखना पड़े, इसलिए हमने क्या लगाए हैं? लाघव चिन्ह लगाए हैं। समझ में आ गया? लाघव चिन्ह हम उसी शब्द के लगा सकते हैं जो सार्वभौमिक हो, मतलब सब लोग जानते हैं। जैसे ऐसे लिखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर ही लिखा है। ठीक है ना, ये डॉक्टर ही लिखा है, इसका कोई भी भावार्थ क्या नहीं निकाल सकता? ये नहीं निकाल सकता है। समझ में आई? भावार्थ इसका शब्द क्या बनाएगा? डॉक्टर, डॉ के आगे और बिंदी लगी हुई है तो मतलब डॉक्टर ही है। ठीक है ना। पी के, ये पै के ऊपर बिंदी और आगे ये लिखा हुआ है लाघव चिन्ह, तो पंडित ही निकलेगा। ठीक है ना। वो सार्वभौमिक शब्दों के लिए ही लगता है जो सब लगभग सब लोग जानते हैं।